जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जीएसटी के अंदर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वैल्यूएशन हमने कर लिया था। किस वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा वो हमने कर लिया था। अब हमारे भैया वो टैक्स देना कब है, सरकार को जमा कब कराना है। अगला क्वेश्चन ये आता है जिसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन नंबर 12 और 13। सेक्शन 12 और 13। 12 कहता है भैया गुड्स का कब जीएसटी आपको जमा करना है। सेक्शन 13 बताता है सर्विसेज का जीएसटी आपको कब जमा करना है। ध्यान रखना है अपने को। 12 सेक्शन गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है, 13 सेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात कर रहा है। तो आइए, ये तो बेसिक सा हमने लिखा हुआ था, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। हम सीधा अपने सेक्शन पे आते हैं। चलिए जी, सेक्शन नंबर 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों दिमाग लगाइए, आपके हिसाब से कब होना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने राम से गुड्स लिए, राम ने वहां से गुड्स निकाल दिए अपनी फैक्ट्री से, मेरी फैक्ट्री में माल पहुंच गया। तो आइडियली जैसे ही उसने अपनी फैक्ट्री से माल निकाल दिया, राम को तो उसी टाइम जीएसटी गवर्नमेंट को देना बन गया। वो अलग बात है, उसने सपोज 25 मार्च को माल भेजा तो जीएसटी तो अगला 11 तारीख को जीएसटी R1 डालेगा, 20 तारीख को जीएसटी की 3B की रिटर्न में टैक्स पे करेगा, लेकिन वो मार्च के महीने की जीएसटी की रिटर्न में ही जमा कराएगा जो अप्रैल में जमा होगी। तो गुड्स अगर रिमूव हो रहे हैं तो जीएसटी कब बनेगा, जिस दिन गुड्स रिमूव किए गए। अब एक बात बताओ, थी तो गुड्स की ही पेमेंट, लेकिन माल की मूवमेंट नहीं हुई। ऐसा हो सकता है कभी कभी माल की मूवमेंट ना हो, तो भैया फिर वो बोलेंगे कि आप दिमाग लगाओ, फिर कब होना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में। भाई जिस दिन आपने पेमेंट करी है उस दिन कर दो, गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई, जिस दिन इनवॉइस काटा है उस दिन कर दो। आइए इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं और इन्होंने एक्ट में क्या लिखा। आइए, इन्होंने लिखा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, सप्लायर ने जिस दिन पे इनवॉइस इशू किया, और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यानी कि वो क्या कह रहे हैं भैया, जिस दिन या तो सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया हो, या फिर लास्ट डेट जो सेक्शन 31 में लिखा हुआ है कि उसको इनवॉइस इस डेट तक रेज करना मैंडेटरी है। अब अपने को सेक्शन 31 देखना पड़ेगा, वहां क्या लिखा हुआ है जी। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, हम गुड्स की बात कर रहे हैं, अभी हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ removal of goods for supply to the recipient where the supply involves movement of goods। भैया जिस दिन रिमूवल ऑफ गुड्स होगा रिसिपिएंट को देने के लिए, where the supply involves movement of goods, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, वही वाली बात जो मैंने बोली थी आपको। भैया जिस दिन फैक्ट्री से गुड्स रिमूव हुए सप्लायर के, उसी दिन जीएसटी पेबल बन गया। और डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस, अगर डिलीवरी के ऊपर बात आती है तो डिलीवरी हो, और लिखा हुआ था, ठीक है ना। इशू ए टैक्स इनवॉइस शोइंग द डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स द टैक्स चार्ज्ड देयर ऑन। आपके पेपर में क्वेश्चन आया है जी टाइम ऑफ सप्लाई के ही चैप्टर से, कि भैया उसने इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का बिल बना दिया। सपोज 1 लाख रुपए का लैपटॉप बेचना था, 1 लाख प्लस 18,000, 1,18,000 रुपए। उसने क्या किया, टोटल बिल बनाया 1,18,000 रुपए इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या वो बिल बनाना ठीक है? नहीं। सेक्शन 31 क्या बोलता है, इशू ए टैक्स इनवॉइस शोइंग द डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी वैल्यू ऑफ गुड्स टैक्स चार्ज देयर ऑन, उसको अलग से टैक्स दिखाना है, ये सेक्शन 31 में लिखा है। एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, the government may on the recommendations of the council by notification specify the category of goods or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and such manner as may be prescribed। वो कहता है कुछ स्पेशल चीजें हो सकती हैं जहां पे हम कुछ अलग बताएं, अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं। अभी हमने जितना जानना था वो हमने जान लिया कि भैया सेक्शन 31 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लिखा हुआ है। अगर रिमूवल ऑफ गुड्स है फॉर सप्लाई टू रिसिपिएंट, तो सप्लाई के अंदर जहां पे भी मूवमेंट इन्वॉल्व है, जिस दिन गुड्स रिमूव हो रहे हैं, दैट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई।
डिलीवरी ऑफ गुड्स अगर करनी है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स इन एनी अदर केस। अब हम वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, या तो इनवॉइस रेज हो गया हो, और द लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31, मतलब जिस दिन माल फैक्ट्री से रिमूव हो रहा है उस दिन, विच एवर इज अर्लियर। अब सर एक बात बताओ, ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम सेम सी है, सर डिफरेंस क्या है? भाई जिस दिन फैक्ट्री से माल रिमूव करूंगा उसी दिन तो इनवॉइस काटूंगा। मेरे भी दिमाग में यही क्वेश्चन आया था, यार ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये है राम, ये है श्याम। श्याम ने राम को ऑर्डर दिया कि भैया मेरा आप 1,00,000 रुपए का एक लैपटॉप निकाल देना, 18,000 रुपए उस पर जीएसटी है, 1,18,000 रुपए का मेरा माल निकाल देना। इसने कॉल किया 1 जून 2024 को, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है जी। ये राम का अकाउंटेंट ना बहुत जल्दबाजी में था, इसने क्या किया, इसका बिल 1 जून 2024 को ही काट दिया। बिल 1 जून 2024 को ही काट दिया, और ये माल एक्चुअल में पता है कब गया? ये माल एक्चुअल में गया 5 जून 2024 को। अब कुछ दिमाग की घंटी बची। अब दोबारा पढ़ो वो लाइन, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड। अब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो आ गई 1 जून, लास्ट डेट कब उसको रेज करना था? एज पर सेक्शन 31, जिस दिन माल रिमूव हुआ, या डिलीवरी अगर इन एनी अदर केस है तो डिलीवरी। अब माल रिमूव 5 जून को हो रहा है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई 1 जून बन गया, जबकि माल 5 जून को फैक्ट्री से निकला है। तो सेक्शन 12 रेड विद सेक्शन 31, ये इन दोनों पॉइंट्स का ये मतलब है, इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नहीं तो आपको कभी समझ नहीं आता ये चीज। अब मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया, तब आपको समझ में आया ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। अब और लाओ भैया कंटेंट हमारे लिए, हमें और कंफ्यूज करो, है ना भाई, है ना बच्चों, कंफ्यूजन और करो। और क्यों ले आए सर, वहां तक ठीक था ना। डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, या सप्लायर के पास पेमेंट आ गई हो। अब आपने गुड्स को बुक किया, उसने कहा भैया माल नहीं दूंगा, पहले मेरे को एडवांस पेमेंट दे। मैंने कहा भाई एडवांस पेमेंट ठीक है, लो जी आप 50,000 रुपए मैंने इसी लैपटॉप की उसको एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है जी, 50,000 रुपए की एडवांस पेमेंट कर दी। अब क्या, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सच सप्लाई, जिस दिन सप्लायर को पेमेंट मिल गई उसी टाइम ऑफ सप्लाई बुक हो गया। यानी कि ना तो माल रिमूव हुआ, ना माल का इनवॉइस कटा, एडवांस पेमेंट आई थी और एडवांस पेमेंट को ही उन्होंने बुक कर दिया, एडवांस पेमेंट को ही उन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई में बुक कर दिया, और जीएसटी आज ही इसके ऊपर जमा कराना बन गया। अभी हम एक नोटिफिकेशन बात करेंगे, इसको यहीं तक जानते हैं। अब हुआ क्या, मैंने अपने क्लाइंट को बिल बना के भेजा, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे 50,000 प्लस जीएसटी 59,000। उसने मुझे क्या किया, गलती से 59,500 की पेमेंट कर दी, 500 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। 500 रुपए की पेमेंट उसने मुझे गलती से एक्स्ट्रा कर दी। उसने बोला कोई बात नहीं, जब मेरा अगली बार माल आएगा ना उसमें एडजस्ट कर लेना 500 रुपए, कोई बात नहीं। मैंने कहा जी ठीक है। जीएसटी डिपार्टमेंट पीछे खड़ा हो गया, कहता एडवांस पेमेंट आई है अगले माल की, जीएसटी आज ही 59,500 पे दो, इस 500 रुपए को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के इस पे जीएसटी जमा कराओ। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया रुको, जीएसटी एक्ट खड़ा हो गया, कहता रुको भैया, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, अभी हम गुड्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज नोट दिस पॉइंट,
where the supplier of taxable goods receives an amount up to rupees 1000 in excess of the amount indicated in the tax invoice. tax invoice के अंदर 59000 indicated था, मिल गई 59500 की पेमेंट. The time of supply to the extent of such excess, वो 500 रुपए जो excess आया है, shall at the option of the said supplier, उस सप्लायर की ऑप्शन रहेगी वो 500 रुपए पे अभी जमा कराना चाहता है या जब नेक्स्ट सप्लाई करेगा तब जमा कराना चाहता है. Be the date of issue of invoice in respect of such excess amount. उस एक्सेस अमाउंट को वो चाहे तो अगली जो सेल काटेगा उसमें भी एडजस्ट कर सकता है, अगर वो 1000 रुपए तक एक्सेस है. अगर 1000 रुपए से ज्यादा है तो नहीं भाई, 1000 रुपए तक है, छोटा सा अमाउंट है, एक्सेस आ गया कोई बात नहीं. इससे ज्यादा आ गया, जीएसटी अभी जमा कराना, अभी तक के रूल के हिसाब से अभी जमा कराना बनता है. अगर ये 59,500 की बजाय 60,500 दे देता, 60,500 मतलब 1500 रुपए एक्सेस दे देता, तो आइडियली ये 1500 रुपए को इंक्लूडिंग जीएसटी मान के बैकवर्ड कैलकुलेशन करके इसका जीएसटी अभी डिस्चार्ज करना पड़ता. ठीक है बच्चों, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ ये बोला भैया 1000 रुपए तक अगर आपको एक्सेस मिल रहा है अगले इनवॉइस में एडजस्ट कर लेना. आपके पास ऑप्शन है एट द ऑप्शन ऑफ द सेड सप्लायर कि भैया चाहे तो अगले इनवॉइस के अंदर इसको एडजस्ट कर लेना. अब एक और प्रॉब्लम, receives the payment, date on which the supplier receives the payment. सप्लायर को पेमेंट नहीं मिली. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. ये है जी एबीसी दिल्ली, एबीसी यूपी, दोनों सिस्टर कंसर्न्स हैं. ठीक है, एक ही कंपनी के दो जीएसटी नंबर है. अब एक्चुअल में ये कभी भी पेमेंट अपने खाते में क्या ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. हो सकता है ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो. आप एबीसी छोड़िए, मैं और थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूं. डीईएफ है और इन दोनों के डायरेक्टर सेम है. रिलेटेड पर्सन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 याद है, डायरेक्टर्स सेम है, दोनों कंपनियों को एक ही कंपनी मैनेज, एक ही बंदे मैनेज कर रहे हैं. तो अब हुआ क्या, डीईएफ ने माल खरीदा एबीसी से. ठीक है, ठीक है, माल खरीदा या कुछ भी खरीदा, अभी माल गया भी नहीं है, इसने पेमेंट रिकॉर्ड कर ली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कि भैया मैंने पेमेंट कर दी है. अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इसने ये दिखाया कि भैया मैंने कुछ पेमेंट इधर से उधर करनी थी या वहां करनी थी, तो मैंने अपने लेजर्स में ऑफसेट कर लिया, जर्नल एंट्री पास कर दी, जेबी जर्नल एंट्री पास कर दी, जर्नल वाउचर. ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी लेजर से ऑफसेट कर सकता है, उसमें कोई बैंक का रोल ही नहीं है. जैसे मान लो एबीसी ने, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे एबीसी ने कुछ पैसा इस डायरेक्टर को देना था और डीईएफ ने कुछ पैसा इस डायरेक्टर से लेना था. दोबारा से ध्यान से बच्चों, ये बहुत जरूरी चीज है. एबीसी ने इस डायरेक्टर को पर्सनली कुछ देना था और डीईएफ ने, सॉरी इसने तो देना था एबीसी ने और डीईएफ ने लेना था. डीईएफ ने इससे पैसा लेना था. ठीक है, इसने क्या एंट्री करी डीईएफ ने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ डीईएफ क्या एंट्री पास करी होगी, एबीसी को पैसा देना था, एबीसी अकाउंट डेबिट, इससे लेना था, इससे पैसा लेना था टू डायरेक्टर्स अकाउंट. क्या कोई बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ? आंसर इज नो. आंसर इज नो. बैंक अकाउंट से कुछ भी पैसा लिया दिया नहीं गया, लेकिन इसने अपनी बुक्स के अंदर एबीसी को जेबी वाउचर पास करके उसका लेजर खड़ा कर दिया कि भैया माल आएगा ऑफसेट हो जाएगा. तो इसी चीज को गवर्नमेंट ने लिखा कि भैया इसको भी हम पेमेंट मानेंगे. दिस इज इक्विवेलेंट टू पेमेंट. एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 2
फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी, द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट shall be the date on which the payment is entered in his books of account, और एक तो ये होगी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर पेमेंट एंटर हो जाए, और डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिट टू हिज बैंक अकाउंट, या तो बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए या उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री कर ली, विच एवर इज अर्लियर। अब आप समझ पा रहे हो कि गवर्नमेंट को ये जर्नल एंट्री को क्यों लेना पड़ा, क्योंकि लोग बड़े शातिर है, पेमेंट दिखाएंगे ही नहीं बुक्स में, जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई को आगे खिसकाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया सुनो मेरी बात, अगर पेमेंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट आ गई या पेमेंट क्रेडिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट आ गई, बुक्स ऑफ अकाउंट और बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, हम दोनों को मान के चलेंगे पेमेंट आ गई। ओके सर, ये वाला टॉपिक तो कभी आज तक समझ में आया नहीं था, लिखा रहता था किताब के अंदर, बस समझ में कभी आया नहीं, यही तो समझाना है बच्चों। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन 1, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or as the case may be the payment। ठीक है जी, जितने का इनवॉइस कटा है, जितने की पेमेंट आई है वही सप्लाई मानी जाएगी, ऐसा तो है नहीं इनवॉइस कट रहा है 5,000 रुपए का, सप्लाई मान ली 2,000 की या 10,000 रुपए की, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, अब आपने जो ये पढ़ा एडवांस पेमेंट जो रिसीव हो रही है गुड्स के ऊपर, दोस्तों इसमें कोई नोटिफिकेशन इशूड है। हाँ जी दोस्तों, अब हमने ये पढ़ लिया कि भैया इनवॉइस का भी इशू हो रहा है, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या है, और डेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री या पेमेंट एक्चुअल बैंक अकाउंट में मिल रही है, इन सबसे अर्लीस्ट डेज लेनी है। एडवांस के ऊपर जीएसटी देना है अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अगर 1,000 रुपए तक का एडवांस है तो उस पर जीएसटी तब दे देना जब बिल काटोगे। यहां पे आया एक मोड और एक नोटिफिकेशन इशू हुई 66/2017 सेंट्रल टैक्स। ठीक है जी, इसने पेमेंट वाले क्राइटेरिया को ही बाहर कर दिया, पेमेंट वाले क्राइटेरिया को ही बाहर कर दिया। इन्होंने क्या लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल hereby notifies the registered person who did not opt for the composition levy। भैया कंपोजिशन लेवी वालों को बाहर रखो, हम कंपोजिशन लेवी वाले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। as the class of persons who shall pay the central tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause A of section 12 of the said act। यानी कि clause B जो था पेमेंट वाला वो गायब है, 12(2)(a), 12(2)(a), 12(2)(a) के अकॉर्डिंग ही जीएसटी देना है, 12(2)(b) को इग्नोर करना है। When it comes to time of supply of goods only, यहाँ पे सर्विसेज की अपनी कोई भी बात नहीं हो रही है। प्लीज नोट, रजिस्टर्ड पर्सन एज द who shall pay the central tax on outward supply of goods, सर्विसेज नहीं लिखी, at the time of supply as specified in 12(2)(a including in the situation subtracting the provisions of section 14। सेक्शन 14 बाद में करेंगे। तो यानी कि बच्चों गुड्स के अंदर कोई टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं, कंपोजिशन लेवी को बाहर करना, कंपोजिशन लेवी वालों को ये बेनिफिट नहीं है, कंपोजिशन लेवी वालों को एडवांस मिल रहा है तो भी जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है जी, लेकिन जो नॉर्मल डीलर्स हैं अगर उनको एडवांस पेमेंट मिल रही है, 1,000 रुपए मिले चाहे ज्यादा मिले, तो यानी कि 1,000 रुपए वाला पॉइंट अब वैलिड ही नहीं है, चाहे उनको 50,000 रुपए भी एडवांस पेमेंट मिले, अगर वो गुड्स में डील कर रहे हैं उनको एडवांस पेमेंट मिल रही है तो जीएसटी उनको तभी देना है जब वो एक्चुअल में माल रिमूव करें या इनवॉइस काटें। एज पर सेक्शन 31 रेड विथ सेक्शन 12(2)(a, 12 सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, क्लॉज बी इज इररिलेवेंट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 सेंट्रल टैक्स। सर मजा आ गया, मजा आ गया सर, आज तो समझ में आ गया एकदम बढ़िया से, आज समझ में आया ये क्या किया क्या है गवर्नमेंट ने। दोस्तों गुड्स के अंदर बड़ा बवाल होता था, बहुत प्रॉब्लम्स हुई स्टार्टिंग के अंदर, ये रूल कुछ टाइम तक इंप्लीमेंटेड रहा क्योंकि 66/2017 1 जुलाई को तो नोटिफिकेशन आई नहीं थी, बीच में आई थी, उसकी डेट देख लेना कब आई थी, तो उस दरमियान तक जो भी एडवांस फॉर गुड्स आया था उन सब पे जीएसटी देना पड़ा था। चलिए जी, इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सर रिवर्स चार्ज बेसिस हम गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 12 सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहा है। The time of supply shall be the earliest of the following dates namely। अब आप बताइए गुड्स के केस में क्या होगा। सर गुड्स के केस में तो सेम ही होगा ना, रिवर्स चार्ज हो चाहे नॉर्मल चार्ज हो। कब होगा, रिसीट ऑफ गुड्स, आपकी फैक्ट्री में माल पहुंच गया,
इसका मतलब अब रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करा दो, या फिर डेट ऑफ पेमेंट as entered in the books of account of the recipient or the date on which payment is debited in his bank account, whichever is earlier. ठीक है जी, ये भी ठीक है सर। और क्या हो सकता है, एक नया रूल रिवर्स चार्ज के अंदर, एक और नया रूल है, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier। अब माल तो चला दिया, वहां से पहुंचा नहीं उसके पास 35 दिन तक भी, तो भैया 30 डेज के बाद, इश्यू ऑफ इनवॉइस के 30 डेज के बाद आपको रिवर्स चार्ज अपनी जीएसटी जमा करानी है दोबारा से। सामने वाले ने माल भेजा असम से दिल्ली, बीच में ट्रांसपोर्ट की लड़ाई झगड़ा अटरम शटरम सब कुछ बवाल अभी हो गया, माल नहीं पहुंचा मेरे पास 30 दिन तक भी, मुझे 30वें दिन जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराने की लायबिलिटी टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग बच जाएगी, चाहे माल क्यों ना पहुंचा हो। माल पहुंचने की बात हो रही है, पहला पॉइंट जो था प्लीज नोट, रिसीट ऑफ गुड्स है, नॉट इनवॉइस ऑफ गुड्स। तो फर्स्ट पॉइंट वाज रिसीट ऑफ गुड्स, आपके पास माल एक्चुअल में पहुंच गया हो। डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेकंड पॉइंट वही है। थर्ड पॉइंट 30 डेज इमीडिएटली फॉलोइंग द डे इन विच द इनवॉइस हैज बीन इशूड, 30वें दिन के बाद टाइम ऑफ सप्लाई को डीम्ड मान लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट where it is not possible to determine the time of supply under clause A, B or C, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply। ठीक है जी, टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी है उस दिन की मान ली जाएगी। अब एक और बवाल होता है जी, आज के टाइम पे ना फूड कूपन्स बड़े मिलते हैं भैया, फूड कूपन्स या शॉपिंग कूपन्स, अमेजन के शॉपिंग वाउचर मिल गया जी मुझे, है ना जी, अमेजन का शॉपिंग वाउचर, मेरे बॉस ने मुझे अमेजन का शॉपिंग वाउचर दे दिया। अब अमेजन के ऊपर से मैं पेन भी मंगा सकता हूँ, डस्टर भी मंगा सकता हूँ, मोबाइल फोन भी मंगा सकता हूँ, कुछ भी मंगा सकता हूँ, कपड़े भी मंगा सकता हूँ। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या मंगाऊं, मुझे मिले टाइम 6 महीने, वाउचर मिल गया आज ही, तो वाउचर पे क्या जीएसटी आप आज सोच भी पाओगे मैं क्या मंगाऊंगा? आंसर इज नो। तो जब मैं वाउचर रिडीम करूंगा तब उसको मैं यूज कर सकता हूं, तब जीएसटी पेबल बनना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई उस वाउचर का तब बनना चाहिए। मैंने मार्केट से अमेजन का वाउचर खरीद के अपने एम्प्लॉइज को 1000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सामने वाला बंदा, उसको पता ही नहीं है उसको टीवी बेचना है, फ्रिज बेचना है, क्या बेचना है उस वाउचर के, तो वो जीएसटी कैसे रिलीज करेगा? इसीलिए इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय ए सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट। अगर पता है, मैंने ये बोला है कि भैया आप सबको मोबाइल फोन ही खरीदना है और मोबाइल फोन के अंदर आपको 1000, 2000, 5000 रुपए का डिस्काउंट है, या मोबाइल फोन बिल्कुल आपको फ्री दिया जा रहा है, ये रहा वाउचर, आज निकाल लो, 10 दिन बाद निकाल लो, 2 महीने बाद निकालो, सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल कि मोबाइल फोन ही खरीदा जाएगा इस वाउचर के अगेंस्ट, तो जीएसटी तभी जमा करा दो। अगर नहीं पता तो रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस, आपको पता ही नहीं है वो मोबाइल फोन निकालेगा या टीवी निकालेगा या फ्रिज निकालेगा, तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, आप जीएसटी तब निकालोगे तब जब वो वाउचर रिडीम किया गया है। अब एक और चौधरी बंदा आया, बहुत तेज दिमाग था भैया, बहुत तेज बन रहा था, उसने क्या किया, उसने जीएसटी नंबर ही नहीं लिया, कहता है ऐसी तैसी कराओ, मैं तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेता। जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया, उसने बोला ठीक है मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, मैं तो बिल ही नहीं काटता, मैं पेमेंट का ध्यान ही नहीं रखता। ठीक है जी, अब बताओ। तो उन्होंने कहा भैया एक काम करते हैं, तेरे को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तेरे लिए एक और क्लॉज बनाते हैं, where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of subsection 2, 3 और 4। पिछले प्रोविजंस के तहत हम तेरा नहीं बना पा रहे। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल इन ए केस वेयर ए पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, जहां पे आपने नंबर ले रखा था जीएसटी का, आपको रिटर्न डालनी थी, बी द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। ठीक है जी, जिस दिन आपको रिटर्न डालनी चाहिए थी वही आपके टाइम ऑफ सप्लाई बन गया। और इन एनी अदर केस जीएसटी नंबर ही नहीं ले रखा,
बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, जिस दिन हम आपसे टैक्स जमा कराएंगे दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो गवर्नमेंट ने ये इसलिए पकड़ा हुआ है। अब वही इंटरेस्ट वाला पंगा। सर अगला सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 है। सर मैंने एक बंदे को माल भेजा, वो मेरी पेमेंट तो कर ही नहीं रहा। मैंने कहा ब्याज लगा दूंगा, कह रहे लगा ले, ब्याज पे भी जीएसटी दे दे गवर्नमेंट को। मैं तो ब्याज भी नहीं दूंगा, तेरे को मूल की पेमेंट नहीं कर रहा मैं, तो ब्याज की पेमेंट कहां से एक्सपेक्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने 12 सेक्शन सबसेक्शन 6 के अंदर क्या लिखा, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन। एक तो आपकी पेमेंट डिले हो रही है, shall be the date on which the supplier receives such addition in value। तो गवर्नमेंट कह रही है चाहे बिल उसने रेज कर दिया हो इंटरेस्ट का, लेकिन उस पर जीएसटी उसको तब देना है जब उसको एक्चुअल में वो इंटरेस्ट पेनल्टी मिल जाए। एक अच्छा पॉइंट है, मतलब मेरे हिसाब से ये रूल ठीक बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। सेक्शन 12 तो सेक्शन 6 इस परफेक्ट ये होना चाहिए। अदरवाइज इंटरेस्ट पे भी जीएसटी आज मुझे जमा कराना पड़ रहा है, विच इज रॉन्ग। अरे पता नहीं ना मूल भी मिलेगा नहीं मिलेगा, पता चले कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है, चेक डिसऑनर का या पेमेंट ना मिलने का केस लड़ना पड़ रहा है, और आप इंटरेस्ट पे जीएसटी भी अभी ले लो, तो वो कोई लॉजिक नहीं है। चलिए जी, ये तो हो गया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब आ जाते हैं जी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। चलिए जी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोस्तों कब होना चाहिए? सर एक तो इनवॉइस वाली डेट ले लो, एक पेमेंट वाली डेट ले लो, ये दोनों डेट तो होंगी होंगी। या सेक्शन 31 के अंदर डेट क्या लिखी हुई है मैं ये बोलूं तो ज्यादा मजा आएगा। देखो वही दोनों चीजें हैं। द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, आपने कौन सी डेट लेनी है? द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इफ द इनवॉइस इज इशूड, थोड़ा सा चेंज है वहां से थोड़ा सा चेंज है। इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31, सेक्शन 31 के अंदर जो पीरियड प्रिस्क्राइब है, अगर उसी दरमियान के अंदर अगर बिल काट दिया गया तो बिल की डेट। अच्छा सर, सेक्शन 31 में सर्विस के लिए क्या लिखा है? वो गुड्स के लिए लिखा था, आइए अब सर्विसेज के लिए देखते हैं। ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज शेल बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस। दोस्तों सर्विस ऐसी है, मैंने आपका ऑडिट आज शुरू किया, मान लीजिए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट का मैं ऑडिटर हूं, मैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कर रहा हूं, और अब मुझे नहीं पता ये ऑडिट कल कंप्लीट होगा या आज ही कंप्लीट हो जाएगा या 4 दिन बाद कंप्लीट होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन देके चलती है सर्विस के अंदर। ठीक है, हो सकता है आपको मेरी सर्विस में कुछ चेंजेस कराने हो। ठीक है, मैंने आपका एसी फिट किया, 2 दिन बाद आपका पानी लीक हो गया, आपने मुझे दोबारा बुलाया तो सर्विस कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ने सर्विस के अंदर थोड़ा सा मार्जिन रखा। क्या? A registered person supplying taxable services shall, before or after the provision of service, but within a prescribed period, issue a tax invoice showing the description, value, tax charge, and such other particulars as may be prescribed. Provided the government may, on the recommendations of the council by notification, specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and such manner as may be prescribed, subject to the condition mentioned therein. Specify the categories of services in respect of which, subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services। तो दोस्तों अब आप एक कमाल की चीज नोट कीजिए, गुड्स के केस में तो लिखा हुआ था सेक्शन 31 के अंदर कि भैया जिस दिन फैक्ट्री से माल रिमूव होगा। सर्विस के केस में कोई मैक्सिमम डेज नहीं लिखे हुए। देखो यहां पे क्या लिखा सेक्शन 31 में, विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड यहाँ सेक्शन 31 में लिखा ही नहीं। तो दोस्तों आप एक चीज नोट कीजिए, जब हमने गुड्स की बात कर रहे थे तो वहां पे तो लिखा हुआ था जिस दिन आपने फैक्ट्री से गुड्स को रिमूव किया उस दिन आपको जीएसटी पेबल बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बुक हो जाएगा। लेकिन सर्विस के केस में इन्होंने क्या किया, ना तो सेक्शन 13 में लिखा कि कितने दिनों के अंदर अंदर, और सेक्शन 31 के अंदर लिखा विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। अरे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कहां लिखा? रूल 47 में। वहां पे क्या लिखा? विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। मतलब 30 डेज के अंदर अंदर आप जिस दिन सर्विस आपकी कंप्लीट हो जाए उसके 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस काट देना। अब हम दोबारा पढ़ते हैं, इन्होंने क्या लिखा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर
If the invoice is issued within the prescribed period under section 31, read with rule 47, which is 30 days. यानी कि ध्यान से समझने वाली बात है, अगर आपने सर्विस कंप्लीट कर दी 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2024 को आपकी सर्विस कंप्लीट होगी और आपने उसका बिल 31 जनवरी 2024 को रेज कर दिया, तो हम आप ही की डेट मान लेंगे 31 जनवरी 2024। ठीक है जी। आपने 4 फरवरी 2024 तक बिल रेज कर दिया, जो सर्विस आपने 5 जनवरी 2024 को दी थी, तो हम आपकी डेट 4 फरवरी 2024 पकड़ लेंगे। ठीक है जी। दोबारा समझिए, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, या तो सप्लायर के इनवॉइस की डेट हो, इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, अगर आपने विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज कर दिया तो हम आपकी डेट मानेंगे। अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर बिल रेज नहीं करा तो हम आपकी डेट ऑफ इनवॉइस नहीं मानेंगे। तो फिर हम कौन सी डेट मानेंगे, आइए देखते हैं। और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अगर आपने इनवॉइस टाइम पे रेज कर दिया या पेमेंट मिली तो जो भी पहले है वो मान लेंगे। और द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब, और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर अर्लियर। सर ये तो गुड़ गोबर सा लग रहा है सर, कंफ्यूजिंग सा हो रहा है सर आज। देखो गवर्नमेंट कहती है भैया देखो इनवॉइस रेज करना था 30 डेज के अंदर अंदर, अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस रेज कर लिया तो इनवॉइस और पेमेंट की डेट जो जल्दी है उसको मान लेंगे। अगर इनवॉइस टाइम पे रेज नहीं करा, विद इन 30 डेज रेज नहीं करा, तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट करी थी या पेमेंट मिली थी जो जल्दी हो गया, दोनों में डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट में वही है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी हो या बैंक अकाउंट में आई हो, दैट इज द सेम थिंग इज रिसीट ऑफ पेमेंट। दोबारा से समझो, अगर बिल रेज करना था 30 डेज के अंदर अंदर और बिल टाइम पे रेज कर दिया तो भैया तुम्हारी जो प्रोविजन जो तुमने डेट बताई है ना इनवॉइस की, हम वही मान लेंगे, या रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस टाइम पे रेज नहीं करा, विद इन 30 डेज अगर इनवॉइस नहीं बनाया, तो फिर भैया जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई थी और पेमेंट आई, उन दोनों में से जो डेट पहले वो मान लेंगे। सर एक एग्जांपल से बताओ, ऐसे कुछ मजा सा नहीं आ रहा। देखिए कंप्लीशन ऑफ सर्विस, एक जनवरी 2024, इनवॉइस रेज्ड आइडियली 30 दिन के अंदर अंदर करना था, किसने रेज करा, मान लीजिए 5 फरवरी 2024, मैं कहता हूं इसे लेट रेज किया। पेमेंट की डेट मान लीजिए थी 6 फरवरी 2024, 6 फरवरी। इस केस में प्रोविजन ऑफ सर्विस उसने इनवॉइस रेज लेट करा, जिसकी वजह से हम ये टाइम ऑफ सप्लाई लेके चलेंगे। टीओएस विल बी दिस। अगर ये टाइम पे रेज कर देता, सपोज ये 31 जनवरी को रेज कर देता या 1 फरवरी को, जो भी 30 डेज का टाइम पीरियड आप जोड़ लेना, 31 जनवरी को अगर इसने बिल रेज कर दिया होता तो हम ये वाली डेट मान लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 31 जनवरी। समझ पा रहे हो इसका फंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट चाहती है आप 30 डेज के अंदर बिल रेज करो, नहीं तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई है वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके, ये वही है, द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए केस वेयर द प्रोविजंस ऑफ ए और बी डू नॉट अप्लाई। ठीक है, रिसीट्स ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर सामने वाले ने अपनी किताबों के अंदर उसको खर्चा बुक कर लिया तो सामने वाले को उसको अपनी सर्विस बुक करनी पड़ेगी, सेल ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बुक करनी पड़ेगी। ये कह रहा है, द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, रिसिपिएंट ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस में उस सर्विस को खर्चा बुक कर लिया तो सप्लायर को अपनी इनकम बुक करनी पड़ेगी। ये कौन सी कंपनीज में होगा? नॉर्मली ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, आपस में एक दूसरे की इंटरलिंक्ड कंपनीज में ही ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी, आपने वोडाफोन, एयरटेल, जियो इनके रिचार्ज कर दिए और हजार रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए एक्स्ट्रा पोस्टपेड बिल में जमा करा दिए, तो क्या वो 500 रुपए पे जीएसटी आज ही देना है एयरटेल को?
आंसर इज नो। वही चीज इन्होंने 1000 रुपए तक के लिए बताई जो गुड्स में दी थी, लेकिन गुड्स के अंदर 66 बता 2017 एक और नोटिफिकेशन आई जिसने बोला भैया पेमेंट को बाहर करो, गुड्स की केस में जब बिल कटेगा तभी जीएसटी देना है। लेकिन यहां पे ऐसी नोटिफिकेशन कोई नहीं आई। सर्विस के केस में सिर्फ 1000 रुपए से ऊपर अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट आता है, at the option of the said supplier be the date of issue of invoice relating to such excess amount। ठीक है जी, सप्लायर और टैक्सेबल सर्विसेज के ऊपर अगर 1000 रुपए एक्सेस आता है तो वो चाहे ऑप्शन ऑफ सप्लायर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को टाइम ऑफ सप्लाई मान के जीएसटी जमा करा दे। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट वही है, पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और पेमेंट इज क्रेडिट टू हिज बैंक अकाउंट। ठीक है, परफेक्ट है जी, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। अब रिवर्स चार्ज के केस में यहां पे थोड़ा सा अलग है। अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स नेमली द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां पे गुड्स तो रिमूव होंगे नहीं ना, यहां पे गुड्स की बात हो रही नहीं, रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है जी, in case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be earlier of the following dates: the date of payment as entered in the books of account of the recipient, or the date on which payment is debited in bank account, whichever is earlier। या तो पेमेंट आपके पास से चली जाए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करिए, आपके खाते से चली जाए, या फिर 60 दिन बीत चुके हों फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मतलब एडवोकेट ने मुझे एक बिल दिया 5 लाख रुपए का, उस बिल में डेट थी मान लीजिए 1 जनवरी, मुझे 60 डेज के अंदर अंदर उसका जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना है। एडवोकेट सर्विसेज मुझे जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना है। ठीक है जी, एडवोकेट का बिल 1 जनवरी, तो 28 फरवरी को मेरे मोटा माटी 60 दिन हो जाएंगे, मैं मोटा माटी 60 दिन लेके चल रहा हूं, तो मुझे 28 फरवरी या 1 मार्च को जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना पड़ेगा 60 दिन बीतने के अंदर अंदर। बाय whatever name called in lieu thereof by the supplier। या मैंने उससे पहले पेमेंट कर दी हो, या तो मैंने एडवोकेट की पेमेंट कर दी हो। अगर मैंने पेमेंट नहीं करी तो 60वें दिन मेरे को जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना है। इमीडिएटली एक्सपायरिंग फॉलोइंग 60 डेज, 60 डेज खत्म होते ही साथ 61वें दिन 61st डे पे मुझे जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना है। अगर किसी भी तरीके से ना पता चले तो डेट ऑफ एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जब खर्चा बुक करोगे उस डेट को मान लिया जाएगा। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है, आ गया जी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, हम इंडिया में बैठे हैं, हमने रिवर्स चार्ज में इस सर्विस को कवर नहीं किया है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी से इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो वो तो कस्टम्स में चला जाता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो तो वो जीएसटी में ही आता है, वो कस्टम्स में नहीं जाता। ठीक है जी, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में वो ये कह रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जिस दिन आपको अपनी किताब में खर्चा चाहिए ना भैया, जीएसटी जमा कराओ, खर्चा ले लो, रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराओ और खर्चा ले लो। ठीक है जी, और द रेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद वही है जी, मुझे वाउचर्स मिले, वाउचर्स के केस में अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो अभी जीएसटी दे दो, अब सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस दिन रिडीम करोगे वाउचर उस दिन जीएसटी दे देना। ठीक है जी, इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, रिडम्पशन ऑफ वाउचर हो सकता है ना आपको सर्विसेज के मिल जाए, वो आजकल ब्यूटी पार्लर के मिल जाते हैं ना कूपन, वो सर्विस ही तो है। ठीक है जी, हमने अपने ऑफिस में सभी लड़कियों को जो है वो ब्यूटी पार्लर के वाउचर दे दिए, तो दैट इज ए सर्विस। तो वाउचर सिर्फ गुड्स के ही नहीं होते, सर्विस के भी हो सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको अर्बन क्लैप का कोई वाउचर दे दूं, एसी सर्विस या फ्रिज सर्विस या इस तरीके के भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है जी, ओके सर, जेंट्स के मेकअप के वाउचर्स भी दिलाओ ना सर, बेटा आते ही नहीं है, हम लोगों पे तो कोई खर्चा ही नहीं करता, कौन करता है बताओ बताओ, ये सब लेडीज के चोचले हैं बच्चों, जेंट्स तो बेचारे शरीफ से हैं, वो कुछ करते ही नहीं है। कुछ करते हैं तो कमेंट में बताओ भाई, हम भी कर, हमें भी बताओ, हम भी कर लेंगे कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन। अच्छा जी, अब वो चौधरी आ गए हैं जी जो टैक्स जमा ही नहीं कराना चाहते, तो कहते हैं हम जीएसटी नहीं देंगे, देश की भागीदारी में हाथ नहीं बढ़ाएंगे। But it is not possible to determine the time of supply under the provisions of subsection this. The time of supply shall in a case where a periodical return has to be filed, जहां पे periodical return भरनी थी तो जिस दिन वो रिटर्न फाइल करनी थी,
और इन एनी अदर केस जहां पे डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ के आपसे जबरदस्ती टैक्स जमा करा लिया, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. The time of supply to the extent it leads to an addition in the value of supply. अगर इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट shall be the date on which the supplier receives such addition in value. जिस दिन सप्लायर को वैल्यू एडिशन मिलेगा उसी दिन सप्लायर जीएसटी जमा कराएगा. तो ये हमारा 12 और 13 सेक्शन दोस्तों कंप्लीट हो गया आज. आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्लीज डाउनलोड नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पे भी हाईलाइट कर देना हमारे एडिटर साहब. ठीक है, आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे और जीएसटी की क्लासेस का रिव्यूज दोस्तों हमें देना ना भूलें. जय हिंद दोस्तों. Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.